गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 8 पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इसके भाग 6 में चले आए हैं, जहां पे हम लोग लास्ट क्लास में जो हमने सहसंयोजी बंध पढ़ा था उसके कुछ और उदाहरण देखेंगे तथा एक नए विषय को शुरू करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में सहसंयोजी बंध देखा था, जहाँ पे कि दो परमाणु अपने संयोजक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, साझा करता है, शेयर करता है तथा एक यौगिक का निर्माण करता है। आज मैं यहाँ पे 3 उदाहरण तुम लोग को दिखाऊंगा सहसंयोजी बंध का, कोवेलेंट बॉन्ड का। पहला है पानी, दूसरा है इथीन C2H4 तथा तीसरा है हम लोग का बहुत परिचित कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो पहला देखते हैं पानी। पानी में क्या है, H2O। H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु एवं एक ऑक्सीजन का परमाणु। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु एवं ऑक्सीजन परमाणु ये आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बंध के परमाणु का पानी के अणु का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। तो देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे मैंने कक्ष लिख दिया हूँ, KLM कक्ष। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 K कक्ष में। एवं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का 2 और 6, मतलब आखिरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं नोबेल गैस जो है, नोबेल तत्व जो है, गैस नहीं बोलूँगा, तत्व जो है वो सबसे स्थायी तत्वों में से है। तो ऑक्सीजन को नोबेल कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए आखिरी कक्ष को पूरा करना होगा, मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। किस प्रकार का बॉन्ड, देखो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक से लेके अपना 2 8 का कन्फिगुरेशन प्राप्त कर लिया, तो जो वाटर का अणु है ये स्टेबल बन गया। इसीलिए हम लोग पानी को तरल रूप में, स्टेबल रूप में देख पाते हैं। अगर ये स्टेबिलिटी नहीं होता तो पानी हम लोग को, स्थायी रूप में पानी हम लोग को नहीं मिलता पृथ्वी पर, ठीक है। उसी प्रकार इथीन, कार्बन का 2 परमाणु एवं हाइड्रोजन का 4 परमाणु से बना है ये यौगिक। अब इस यौगिक का कन्फिग्रेशन समझने के लिए देखो, कार्बन का एटॉमिक संख्या है, एटॉमिक नंबर है 6, तो 2 और 4, आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 बनना है, तभी K कक्ष पूरा भरेगा। उसी प्रकार कार्बन को स्थायित्व प्राप्त करनी है, L कक्ष में और 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ये 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इसके लिए 4 हाइड्रोजन का परमाणु का जरूरत पड़ रहा है, और यहाँ पे 2 कार्बन का परमाणु है। तो कार्बन का पहला कार्बन का देखो 1 2 3 4 अणु है, एक हाइड्रोजन से ले लिया, तो ये हो गया कार्बन का कितना कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कार्बन जो है कंप्लीट नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन प्राप्त कर लिया। ठीक उसी प्रकार ये वाला कार्बन 1 2, यहाँ से 2 और लिया इस कार्बन का, 3 4 5, हाइड्रोजन से 1 लिया 6 7, और एक हाइड्रोजन से 1 लिया 8, तो ये भी पूरा कन्फिग्रेशन प्राप्त कर लिया। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक और ये एक। देखो ध्यान से, ये एक और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक, तो ये जो है ये हो गया डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जबकि हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर ऑक्सीजन का बनाऊं तो देखो यहाँ पे सिंगल पेयर है, तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब चले आओ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का 2 4, आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसे और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 8 होने के लिए, नोबेल गैस जैसा बनने के लिए। जबकि ऑक्सीजन का 2 6, ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबेल गैस बनने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले से ही बना के रखा हूँ, कार्बन 1 2 3 4, इसके पास 4 पहले से ही मौजूद है। इस ऑक्सीजन से 2 लिया, इस ऑक्सीजन से 2 लिया मतलब शेयर किया, ऑक्सीजन ने इसको दिया शेयर करने के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का पूरा कक्ष 2 8, आखिरी कक्ष 8 हो गया। ऑक्सीजन का हो रहा है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 था, इस कार्बन से 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक उसी प्रकार ये वाला ऑक्सीजन भी 1 2 3 4 5 6 था,
आखिरी कक्ष में इस कार्बन से 2 और इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर लिया, तो देखो ये कंप्लीट 8 हो गया, तो 2 8, तो स्थायित्व को प्राप्त कर लिया, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। अब ये कैसा बॉन्ड बन रहा है, दो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, अर्थात डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो देखो इस प्रकार से सहसंयोजी बंध बनते हैं। तो ये डबल बॉन्ड सहसंयोजी बंध हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और पहले क्लास में मैंने बताया था नाइट्रोजन का N3 का वहाँ पे N2 का वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को सहसंयोजी बंध समझ में आया। अब हम लोग जिस टॉपिक पे जा रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स तथा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट्स एवं इलेक्ट्रोलिसिस? हम लोग ने अभी तक सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ा एवं विद्युत संयोजी बंध के बारे में पढ़ा। वहाँ पे हमने देखा कुछ पदार्थ, कुछ यौगिक या तो विद्युत संयोजी है या फिर कुछ सहसंयोजी है, तो उन्हीं का नाम मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। जैसे सोडियम क्लोराइड विद्युत संयोजी है, ठीक है, H2SO4, कॉपर सल्फेट भी विद्युत संयोजी है। तो H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, KOH, ये सब तुम लोग जानते हो क्या है, ये अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 क्या है, ये नाइट्रिक अम्ल है। उसी प्रकार क्षार में क्या आता है, बेसिस में क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तथा लवण सॉल्ट में आता है साधारण नमक NaCl और कॉपर सल्फेट लवण CuSO4। अब देखा गया है कि ये जो यौगिक है, जो दो अलग अलग परमाणुओं से बने हुए, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से बने हुए हैं, इनका जो जलीय घोल है, एक्वस सॉल्यूशन, इनका जो जलीय घोल वह, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनका जलीय घोल विद्युत का संचालन या कंडक्शन करता है, अर्थात सुचालक होता है। साधारण भाषा में हम लोग बोलेंगे सुचालक। ठीक है, तो इनका जलीय घोल विद्युत का संचालन करता है, सुचालक होता है। अर्थात अगर मैं एक बीकर लिया, एक कांच का बीकर लिया, इसमें भर दिया पानी, इसमें पानी भर दिया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कॉपर सल्फेट के कुछ टुकड़े डाल दिए, या सोडियम क्लोराइड के टुकड़े मान लो, कुछ NaCl का टुकड़ा डाल दिया। अब NaCl नमक, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये साधारण नमक, NaCl क्या है, नमक, साधारण नमक जो तुम लोग खाते हो। अब नमक को अगर हम लोग पानी में दे देते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, नमक घुल जाता है। तो ये क्या होता है, घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में बताया था, ये क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, मतलब विद्युत संयोजक बंध से बने हुए, सभी विद्युत संयोजक बंध से बने हुए। और हम लोग जानते हैं विद्युत संयोजक बंध वाले पदार्थ जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। तो जब ये पानी में जैसे ही घुल जाता है तो पानी का नेचर जो है, पानी पोलर नेचर का होता है। पानी जो है पोलर नेचर, पानी पोलर नेचर के होने के कारण ये सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम आयन है ये अलग हो जाता है, ये अलग है, ये प्लस आयन हो जाता है, ये माइनस आयन हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि समझ पाओ। ये Na हो जाता है प्लस, Cl होता है माइनस। अब ये Q होता है। Na और Cl जब ये ठोस के रूप में रहते हैं, जब तक ये ठोस के रूप में NaCl जब तक रहता है तो Na और Cl के बीच में क्या रहता है, इन दोनों के बीच में रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये प्लस है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब जुड़े रहने के कारण
ठोस में विद्युत का चालक नहीं होता। अगर तुम ड्राई सूखा हुआ नमक लोगे, उसमें विद्युत दो बैटरी का तार लगा दोगे उसमें और विद्युत को उसमें से गुजारने का कोशिश करोगे तो उसमें से विद्युत नहीं जाएगा। क्यों? उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है और ठोस होने के कारण उसमें मुक्त आयन नहीं होता है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री आयंस, नो फ्री आयंस, इसीलिए ठोस में से नो इलेक्ट्रिसिटी, ठोस में से इलेक्ट्रिसिटी। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम समय भी नहीं है, जगह भी नहीं कि मैं पूरा सेंटेंस लिखूँ। तुम लोग इसी में समझो कि नो फ्री आयंस होने के कारण इसमें से विद्युत नहीं आता, नो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब मैं पानी में दे देता हूँ H2O, पानी, या सीधे भाषा में लिखता हूँ पानी, जैसे ही मैंने NaCl को पानी में दे दिया, पोलरिटी के कारण, पानी के पोलर नेचर के कारण उसमें थोड़ा सा ऊर्जा प्राप्त होता है और उस ऊर्जा के चलते Na और Cl जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूट जाता है और ये दोनों अलग हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे हो गया फ्री आयन। अब फ्री आयन होने के कारण इसमें से विद्युत गुजर सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे एक कॉपर का प्लेट डाल दूँ, इधर एक प्लेट डाला, इधर एक कॉपर का प्लेट डाला और इस प्लेट को, दोनों प्लेट को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का ये कॉपर प्लेट है, तो कॉपर प्लेट डालने के बाद तुम लोग जानते हो बैटरी से कनेक्ट करने पर बैटरी का ये वाला हिस्सा है प्लस, ये वाला है माइनस, अर्थात ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ये कहलाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये कहलाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये जो नेगेटिव आयन है, हम लोग जानते हैं विपरीत आयन एक दूसरे को, या विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो Cl आयन जो है ये चला जाएगा प्लस की तरफ और पॉजिटिव आयन जो है ये चला जाएगा माइनस इलेक्ट्रोड की तरह। ये माइनस इलेक्ट्रोड की तरह चला जाएगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह चला जाएगा। ठीक है, और इसी के चलते विद्युत का प्रवाह फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, जैसे ही हम लोग किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन या उसका घोल तैयार करते हैं, पानी के पोलैरिटी के कारण उसका आयन जो है विभाजित हो जाता है, Na+Cl- में फ्री आयन का निर्माण करता है। और फ्री आयन होने के कारण जब भी मैं विद्युत इसमें से गुजारूंगा तो ये विद्युत को कंडक्ट करेगा, सुचालक बन जाएगा, क्योंकि आयन होने के कारण विद्युत के प्रवाह के चलते एक इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव है उसके तरफ नेगेटिव आयन चलना शुरू कर देंगे विद्युत को कैरी करते हुए, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है इसके तरफ पॉजिटिव आयन जैसे Na+ है ये प्रवाहित होना शुरू हो जाता है तुम्हारा विद्युत को कंडक्ट करते हुए। तो ये जो पदार्थ है, ये सभी जो पदार्थ है जिनका जलीय घोल पानी को कंडक्ट करता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। वह सभी पदार्थ, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, वह सभी यौगिक जिनका जलीय घोल विद्युत को जिनका जलीय घोल विद्युत का सुचालक या अल्पचालक होने से भी चलेगा, अल्पचालक हो, वह इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, वह इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तथा इसी घटना को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने दोनों परिभाषा को एक साथ लिख दिया, तुम लोग के किताब में अलग अलग है कि वह सभी यौगिक जिनका जलीय घोल विद्युत का सुचालक या बहुत अच्छा कंडक्टर या कम मात्रा में कंडक्ट भी करे, वह इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तथा इसी घटना को, कौन सा घटना को, जहाँ पे
इन कंपाउंड को, इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में घोल के इलेक्ट्रोड्स द्वारा, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स द्वारा विद्युत को संचालन किया जाता है, विद्युत को कंडक्ट कराया जाता है, उस घटना को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन को एक ही साथ लिख दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये तीन प्रकार के होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स तीन प्रकार के होते हैं, तीव्र इलेक्ट्रोलाइट्स, क्षीण इलेक्ट्रोलाइट्स तथा, हाँ, तीव्र तथा क्षीण दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तथा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दो प्रकार। अब नाम से ही तुम इन लोग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो बहुत ज़्यादा परिमाण में, बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत को कंडक्ट करे, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो बहुत कम मात्रा में विद्युत को कंडक्ट करे, वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक और अंतर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कंपाउंड है, यौगिक है, उनका विघटन बहुत तीव्र तरीके से हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो कम मात्रा में या पार्शियली, जो कंपाउंड है, यौगिक है, इलेक्ट्रोलाइट यौगिक है, उसका विघटन पार्शियली होता है। ये दो मुख्य अंतर याद रखना। उदाहरण भी याद रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे सोडियम क्लोराइड है, हाँ, फिर HCl है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ज़्यादातर जैसे एसिटिक एसिड है, ये सब आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो इन चीज़ों को याद रखना। और एक बात याद रखना, यह केवल इलेक्ट्रोलिसिस केवल DC करंट द्वारा ही संभव है, केवल DC या डायरेक्ट करंट द्वारा। हालांकि DC मतलब ही डायरेक्ट है, मैं फिर भी लिख देता हूं, DC करंट द्वारा होता है। यह केवल DC करंट द्वारा ही होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं AC सोर्स नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे AC नहीं लगा रहूँगा। AC लगाने से क्या होगा, ये पोलैरिटी बार बार चेंज होता रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस में संभव नहीं है। तो ये केवल DC करंट द्वारा ही होता है, क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चाहिए। तो ये है तुम लोग का इलेक्ट्रोलाइट्स तथा विद्युत अपघटन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। इसका क्या इस्तेमाल है ये हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। या फिर बता ही देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस उसमें कुछ खास है नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। इसका इस्तेमाल होता है, अगर मैं इस्तेमाल बोलूँ, यूज़ बोलूँ, तो इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेम इलेक्ट्रोलिसिस वाला घटना ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड ऐसा लेते हैं जिसके ऊपर मुझे किसी दूसरे तत्व का, किसी दूसरे एलिमेंट का परत चढ़ाना हो। जैसे तुम लोग जानते हो, कभी कभार जो लड़कियां हैं उन लोग और अच्छे से जानती हैं कि हम लोग कहते हैं इसमें सोने का, इस चूड़ी में सोने का पानी चढ़ा हुआ है। सोने का पानी मतलब क्या, सोने को पानी में घोल कर उसमें डाल देते हैं, नहीं। वहाँ पे क्या किया जाता है, एक कोई दूसरा तत्व, मान लो तांबे का चूड़ी है, उसके ऊपर सोने का एटम्स को, सोने के जो ये जो आयंस है, छोटे छोटे आयंस के एटम्स ही है, ठीक है, लेकिन वो आयनाइज्ड है, आवेशित है। इन एटम्स को उसके ऊपर चिपकाया जाता है। किस प्रकार चिपकाया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, मान लो यहाँ पे मैंने एक तांबे का रॉड लिया हूँ, प्लस मैं इस तांबे का रॉड को क्या करूँगा, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट के घोल में डालूंगा जिस इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे जैसे सोडियम और क्लोरीन है, उसको ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में डालूंगा जहाँ पे गोल्ड हो, Au, गोल्ड का एटॉमिक चिन्ह है Au। तो Au का एक ऐसा कंपाउंड लूंगा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो, जो इलेक्ट्रोलिसिस के काबिल हो, तथा मैं उस जब यहाँ से विद्युत गुजारूंगा उस तांबे का चूड़ी में, जो इस सोने का इलेक्ट्रोलाइटिक घोल में डूबा हुआ है, जब उसमें से विद्युत गुजारूंगा तो सोने का जो एटम है आयनाइज होके उस तांबे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे हम लोग गाड़ी में भी देखते हैं, गाड़ी का जो बाइक का हैंडल होता है वो एकदम चमकदार होता है। वो क्या लोहे को घस घस कर चमकाते हैं, नहीं, उसमें लोहे के ऊपर निकल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या है, चीज़ों का सुंदरता बढ़ाना एवं चीज़ों को क्षय होने से, रस्टिंग, सड़ने, मतलब रस्टिंग से, विघटन से बचाना। तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग। ये तुम्हारे किताब में भी दिया हुआ है,
बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ही है, इसलिए मैं अलग से इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग किताब से इसका एक अच्छा सा नोट बना लेना। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस ही है, लेकिन इसको किया जाता है वस्तुओं का सुंदरता, वस्तुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उदाहरण है जो जेवर होते हैं, नकली जेवर के ऊपर सोने का परत चढ़ाना, गाड़ी का बॉडी के ऊपर उसको रस्टिंग से बचाने के लिए निकल का कोटिंग करना, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास तुम लोग को अच्छा लगा, समझ में आया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने क्लास कॉपी में इसका एक नोट रेडी करोगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।